यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। देश के सभी स्कूली बोर्डों की परीक्षाओं में एक रूपता लाने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों से जो विचार विमर्श करने जा रहा है उसके सार्थक परिणाम सामने आने चाहिए। देश भर में अभी 60 से अधिक स्कूली बोर्ड हैं। उनमें कई स्तरों पर भिन्नताएं हैं। ये भिन्नताएं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में समस्या ही बनती है। एक तो विभिन्न स्कूली बोर्डों का पाठ्यक्रम भिन्न है और दूसरे उनकी मूल्यांकन पद्धति भी अलग अलग है। इसके चलते उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत में खासा अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण स्वरूप मेघालय में कक्षा 10 पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत 55-56% रहता है, तो मध्य प्रदेश में 60-62% और केरल एवं तेलंगाना में 90% से अधिक। यह किसी से छिपा नहीं कि कुछ स्कूली बोर्ड अधिक उदारता से अंक देने की नीति पर चलते हैं। अलग अलग स्कूली बोर्डों की परीक्षाओं की अवधि में भी अंतर देखने को मिलता है। कुछ स्कूली बोर्ड 1 माह से कम समय में परीक्षाएं संपन्न करा लेते हैं, तो कुछ यही काम 1.5-2 माह में करते हैं। अलग अलग स्कूली बोर्डों के छात्र जब राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली किसी प्रवेश परीक्षा में शामिल होते हैं और वहां उनके 12वीं के अंकों को महत्व दिया जाता है, तो परीक्षा आयोजकों के समक्ष कठिनाई पैदा होती है। पहला, समस्या केवल यह नहीं है कि राज्यों के स्कूली बोर्डों में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के स्तर पर भिन्नताएं हैं। समस्या यह भी है कि केंद्रीय स्कूली बोर्डों के स्तर पर भी एक रूपता का अभाव है। इसका कोई औचित्य नहीं, चूँकि शिक्षा राज्यों का भी विषय है, इसलिए उन्हें अपने स्कूली बोर्ड संचालित करने का अधिकार है। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं कि उनमें कोई साम्य न नज़र आए। यह साम्य इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे देश भर के छात्र एक धरातल पर आएंगे और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हो सकेगी। सभी स्कूली बोर्डों के पाठ्यक्रम और छात्रों के मूल्यांकन में
एक रूपता केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि नई शिक्षा नीति में इसकी आवश्यकता जताई गई है, यह इसलिए भी होनी चाहिए ताकि सभी स्कूली छात्रों में एकत्व का भाव बढ़े। आखिर सभी स्कूली बोर्डों का पाठ्यक्रम करीब करीब एक जैसा क्यों नहीं किया जा सकता? यदि ऐसा किया जा सके तो इससे शिक्षा अधिकार कानून को सही तरीके से क्रियान्वित करने में भी सहायता मिलेगी और शिक्षा के स्तर पर व्याप्त गैर बराबरी को भी दूर किया जा सकेगा। इसी कारण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों से पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा था। यह काम तो अब तक हो जाना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई राज्य सरकारें केवल इस कारण इसमें रुचि नहीं ले रही हैं क्योंकि केंद्र सरकार ऐसा चाह रही है। यह और कुछ नहीं, राजनीतिक संकीर्णता ही है। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। कोलकाता में एक प्रशिक्षु चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या की घटना ने सभी संवेदनशील लोगों के भीतर दुख और आक्रोश भर दिया है। यह बेवजह नहीं है कि बड़ी तादाद में लोगों ने इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध पर काबू पाने के लिए एक कारगर व्यवस्था बनाने के लिए आवाज़ उठाई है। इसी के तहत कई राज्यों में सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों ने हड़ताल कर दी, जिससे वहां कामकाज बाधित हुआ। चिकित्सकों के दुख और गुस्से से किसी को भी असहमति नहीं हो सकती और इस मुद्दे पर उनकी मांग वाजिब है। विडंबना यह है कि हड़ताल से उन मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो मजबूरी में इलाज कराने वहां पहुंचते हैं। कोलकाता की घटना पर दुख के समानांतर पिछले कुछ दिनों से यह सवाल भी चिंता की वजह बन रहा था कि चिकित्सकों की हड़ताल की वजह से जो समस्या खड़ी हो रही है उसका समाधान क्या हो। पैरा। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई के दौरान चिकित्सकों की सुरक्षा और संरक्षण को सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता का विषय बताते हुए हड़ताल वापस लेने और काम पर लौटने की अपील की और कहा कि
चिकित्सकों के काम से दूर रहने से समाज के उन वर्गों पर असर पड़ता है जिन्हें चिकित्सीय देखभाल की ज़रूरत है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता। हड़ताल की वजह से खास तौर पर गरीब तबकों से आने वाले मरीजों को में हो रही दिक्कतों का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। ऐसे तमाम लोग होते हैं जो किसी बीमारी के इलाज के क्रम में अस्पतालों में 2-2 वर्ष पहले समय लेते हैं और बहुत मुश्किल से उन्हें किसी चिकित्सक से इलाज या ऑपरेशन कराने का मौका मिल पाता है। ऐसे में अगर सिर्फ हड़ताल की वजह से उन्हें यह कहा जाए कि आपका इलाज नहीं हो सकता तो इसे कैसे देखा जाएगा। दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में हड़ताल की वजह से अगर कोई मरीज मजबूरी में निजी अस्पतालों या क्लिनिकों में इलाज के लिए पहुंचता है तो वहां उसे आर्थिक खर्च की किस कसौटी को पूरा करना पड़ता है यह छिपा नहीं है। पैरा निश्चित रूप से एक बेहद तकलीफदेह घटना पर चिकित्सकों का आंदोलित होना और प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। इस आंदोलन को समाज के सभी संवेदनशील लोगों का समर्थन मिला है। अगर इसकी वजह से सरकारी अस्पतालों के कामकाज में जिस स्तर की मुश्किल पेश आई है वह भी चिंताजनक है। यूँ सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद दिल्ली में एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल खत्म करने और ड्यूटी पर जाने की घोषणा कर दी, मगर कुछ राज्यों में अभी भी अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित हैं। गौरतलब है कि चिकित्सकों की शिकायतों को सुनने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है। वहीं सीबीआई ने अपनी स्थिति रपट में जिस तरह की लापरवाहियों और सबूतों से छेड़छाड़ की और संकेत किया है वह बंगाल पुलिस और राज्य सरकार के रुख को कटघरे में खड़ा करता है। ऐसी स्थिति में इस मसले पर चिकित्सकों सहित सभी लोगों की चिंता समझी जा सकती है, मगर यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी आंदोलन से व्यापक स्तर पर वैसे लोगों के जीवन के सामने संकट न पैदा हो जो पहले ही बीमारी से घिरे कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। समाप्त।